नमस्कार, स्वागत है। हम कर रहे हैं नई समीक्षा। इसके बारे में हम विस्तार से देख रहे हैं। अब से पहले मैं एक वीडियो डाल चुकी हूं जिसमें हमने ये जाना था कि नई समीक्षा क्या है और इसका नामकरण कैसे किया गया। आज हम जानेंगे कि उस युग की नई समीक्षा में क्या महत्वपूर्ण भूमिका रही और किन-किन समीक्षकों ने अपना योगदान इस क्षेत्र में दिया है। तो आइए देखते हैं। देखिए, नई समीक्षा के आरंभ में अगर युग परिवेश की बात करें तो इसमें जो भूमिका रही उसके बारे में हम यहाँ पर विस्तार से देखेंगे। तो नई समीक्षा का जो उद्भव और विकास है, ये दो विश्व युद्धों की ध्वंसात्मक चेतना के बीच में हुआ था। यानी जो दो विश्व युद्ध हो रहे थे, पहला और दूसरा, उन दोनों के बीच में जो ध्वंसात्मक चारों तरफ जो विनाशकारी परिस्थितियां बन गई थी, उसमें उसी चेतना के बीच में हुआ। स्वभावतः इस नई समीक्षा पद्धति पर अस्तित्ववादी विचारधारा का प्रभाव भी पड़ा। ज्यों पाल सार्त्र ने अस्तित्ववाद का मूल सूत्र देते हुए कहा है कि पहले क्या होता है, पहले अस्तित्व होता है और बाद में तत्व या सार सामने आता है। अस्तित्ववादी विचारधारा की भांति ही नई समीक्षा यह मानती है कि कविता या नाटक एक कलाकृति है, मातृभाव या विचार नहीं है। कि जो कविता लिखी जा रही है या जो नाटक लिखे जा रहे हैं वो अपने आप में एक प्रमुख कलाकृति के रूप में है, केवल भाव या विचारों के रूप में उसको देखना उचित नहीं है। कविता में जितना महत्व टेक्सचर यानी शब्द विधान अथवा रूप विधान का है, अर्थ विधान का भी उतना ये नहीं मानते। ये मानते हैं कि शब्द विधान अथवा रूप विधान महत्वपूर्ण है, अर्थ विधान का जो स्ट्रक्चर है वो उतना नहीं है। रैनसम कविता में शब्द विधान या रूप विधान को प्रधानता देते हैं। इस प्रकार की दृष्टि पर अस्तित्ववाद की विचारपरक छाया स्पष्ट देखी जा सकती है। अस्तित्ववाद के अनुसार जीवन का जो अस्तित्व है वो वर्तमान में ही है। यानी जो आधुनिक युग में अस्तित्व की बात की गई वो किस युग से जोड़ की गई, वर्तमान से जोड़कर। यानी जो वर्तमान समय है वही जीवन का वास्तविक भाग है। इसी सूत्र को पकड़कर नई समीक्षा सभी पुरानी ऐतिहासिक समीक्षा पद्धतियों का निषेध करती है यानी विरोध करती है। और क्योंकि नई समीक्षा के बारे में जब हमने जाना तो हमने ये जाना था कि वो ऐतिहासिक समीक्षा को महत्व नहीं देती, यानी उन पद्धतियों को, उन तरीकों को वो नहीं अपनाती। वो किससे प्रभावित होकर? इसी अस्तित्ववाद से प्रभावित होकर। अस्तित्ववाद अपनी पूरी ताकत से दर्शन और विज्ञान का विरोध करता है और ठीक यही स्थिति नई समीक्षा में भी मिलती है। दर्शन से पल्ला झाड़कर ही नई समीक्षा आधुनिक भाषा शास्त्र और बिंबवाद का सहारा लेती है। काव्य की अर्थ मीमांसा के पीछे मूर्त गोचर यथार्थ अनुभव और कृति में अनुभूति की ईमानदारी और प्रामाणिकता का आग्रह है। यानी काव्य के अर्थ मीमांसा यानी उसको अर्थ के जानने की जो इच्छा है, जो लगन है, उसके पीछे क्या भाव है? उसके पीछे जो मूर्त गोचर यानी उसकी वास्तविकता को पहचानने के, उसके यथार्थ अनुभव को समझने का जो भाव है वो अधिक महत्वपूर्ण है। यानी कृति में अनुभूति की ईमानदारी और प्रामाणिकता, यानी जो कृति है, जो रचना है, उसमें जो कुछ भी व्यक्त किया गया है वो अनुभूति की ईमानदारी की कसौटी पर खरा हो और उसमें प्रामाणिकता का भी वो आग्रह करते हैं। 20वीं शताब्दी के आधुनिकतावादी चिंतन की व्यक्तिवादिता के मूल में औद्योगिकरण और वैज्ञानिक अनुसंधान से प्राप्त प्रगति और विकास का मॉडल ही सक्रिय है। क्योंकि ये समय कौन सा था? ये प्रगतिवादी युग था, या जिस पर विज्ञान का बहुत अधिक यानी वैज्ञानिक अनुसंधानों का बहुत अधिक प्रभाव था। आत्मनिर्वासन, श्रम के प्रायपन से उत्पन्न पीड़ा, यंत्रणा, कुंठा, अकेलापन और अकेलेपन के कारणों में पूंजीवाद, साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद का कसता हुआ पंजा। ये देखिए, आधुनिक युग में ये सभी जो समस्याएं थी हमारे समाज में सामने आ रही थी। आधुनिक विज्ञान, संचार की क्रांति और उद्योग तीनों ने मिलकर काव्य की सार्थकता पर ही प्रश्न चिन्ह लगा दिया था। क्योंकि यहाँ पर जो युग आ गया था, ये किसका युग आ गया था? विज्ञान का युग आ गया था। इसीलिए यहाँ पर कल्पना को एक दरकिनार कर दिया गया था, इन कल्पना को एक किनारे पर रख दिया गया था। जबकि जो काव्य है वो कल्पना से युक्त होता है, यानी काव्य में कल्पना का कहीं ना कहीं अपना योगदान, महत्वपूर्ण योगदान रहता है। तो यहाँ पर विज्ञान,
संचार की जो क्रांति थी और इसके साथ-साथ जो मशीनीकरण हो रहा था यानी उद्योगों का जो विकास हो रहा था, इसी के कारण काव्य की सार्थकता पर प्रश्न लगा दिया गया था। आधुनिक प्रगति ने मानव को भीतर से छीलकर एक सांस्कृतिक संकट के सामने खड़ा कर दिया था, जिसमें एक मूल्य विहीन समाज का जन्म हुआ। यानी ये समाज कौन सा था, जिसमें जो ऐतिहासिकता है या सांस्कृतिक जीवन मूल्य है उनको दरकिनार कर दिया गया था। प्रथम विश्व युद्ध ने एक ऐसी मूल्यांधता की स्थिति को जन्म दिया, यानी मूल्यों के प्रति अंधता हो जाना, कि विश्व की सांस्कृतिक शक्तियां चकराकर निराशा अनास्था के गर्क में होती दिखाई पड़ने लगी। यानी ये वो समय काल था जब मानव अपने जीवन मूल्यों को छोड़कर किस ओर आगे बढ़ रहा था। जो जीवन में निराशा थी, जो यंत्रणा है, कुंठा है, अकेलापन, पीड़ा, और ये सब किसके कारण, बहुत अधिक जीवन को मशीनीकरण कर दिया गया था जीवन का। इसीलिए ये सब जो भाव हैं ये मानव समाज में सामने आ रहे थे। जेवी क्रच ने द मॉडर्न टेम्पर शीर्षक पुस्तक में मॉडर्न टेम्पर के मूल में निषेध और नकारवादी मानसिकता की एक ऐसी तस्वीर पेश की जिसका साम्य टी.एस. एलियट के होलो मैन या खोखला आदमी में मिलता है। खोखले से विपर्य क्या है? भाव रहित। जहां पर भाव नहीं है, जहां पर किसी प्रकार की जो पीड़ा है वो नहीं है, सब कुछ क्या है, अकेलेपन से युक्त है। यानी आदमी कैसा है? खोखला है। आत्मघाती मूल्यांधता के इसी अंधकार को लाइन ट्रिलिंग ने द मॉडर्न एलिमेंट इन मॉडर्न लिटरेचर में मानसिक विक्षिप्तता, अजनबीपन, बौद्धिक, नैतिक, आध्यात्मिक, सांस्कृतिक पतन से जोड़कर जीवन के आधुनिक अभिशापों का बखिया उधेड़कर सामने रख दिया है। यानी ये वो, जब नई समीक्षा का यहाँ समय काल देखें तो ये वो समय था जब मानव जो है वो मानसिक रूप से विक्षिप्त हो रहा था, यानी मानसिक रूप से वो परेशान था। उसमें अजनबीपन का भाव था। बौद्धिक दृष्टिकोण से नैतिक, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक पतन से वो जूझ रहा था। यानी जीवन के आधुनिक अभिशापों को उन्होंने स्पष्ट किया। बखिया उधेड़ कर रखना, यानी सारी जो सच्चाई है वो सामने लेकर आए थे। कौन? लाइन ट्रिलिंग। तो ये आप यहाँ पर ध्यान में रखेंगे कि प्रमुख नाम जेवी क्रच है, टी.एस. एलियट है और लाइन ट्रिलिंग है। अमानवीकरण, डीह्यूमनाइजेशन और आत्मनिर्वासन यानी सेल्फ एलिनिएशन की इस प्रक्रिया के मूल में विश्व पर आघात करते सांस्कृतिक साम्राज्यवाद की चोट के रिश्ते घाव हैं। यानी ये जो समय काल आ गया था जिसमें मानवीयकरण का जो भाव था वो समाप्त हो गया था, मानवता का भाव समाप्त हो गया था, जो भाईचारा बंधुत्व था वो समाप्त हो गया था, यानी भाव रहित मानव हो गया था। तो इसको क्या कहा है इन्होंने? डीह्यूमनाइजेशन कहा है। आत्म निर्वासन यानी खुद से ही निर्वासित हो जाना। अपने जो मानसिक है, मानसिकता ऐसी हो गई थी कि मानव खुद से ही निर्वासित हो रहा था, और इस प्रक्रिया के मूल में विश्व पर आघात करते जो सांस्कृतिक साम्राज्य की चोट के रिश्ते घाव यहाँ पर स्पष्ट किए हैं। टी.एस. एलियट इन्हीं घावों की पीड़ाओं से बेचैन होकर वेस्टलैंड जैसी लंबी कविता में मानवीय संवेदनाओं के बंजरपन की कहानी कहते हैं कि मानवीय संवेदनाएं कैसी हो गई है? बंजर हो गई है, वीरान हो गई है। एलियट से पहले स्वयं मैथ्यू आर्नल्ड ने कल्चर एंड अनार्की में नशोन्मुख यूरोपीय समाज के दुस्वप्न देखते हैं। दुस्वप्न क्यों देखते हैं? उन्हें पता है कि डार्विन, मिल, स्पेंसर के युग ने धर्म का विनाश कर दिया है। ऐसी स्थिति में धर्म का स्थान कविता ही ले सकती है। यानी धर्म का रास्ता हम क्यों अपनाते हैं? धर्म के मार्ग पर क्यों जाते हैं? मानसिक शांति के लिए, अपने दुखों को कुछ पल के लिए अपने प्रभु के चरणों में समर्पित करने के लिए। लेकिन यहाँ पर जो धर्म है उस क्षेत्र में भी विनाशकारी परिस्थितियां हो गई थी। इसीलिए धर्म का स्थान कौन ले सकता है? कविता ले सकती है। ऐसा विद्वानों के द्वारा प्रयत्न किया जाने लगा। नई समीक्षा के जनक एलियट और नई समीक्षा के प्रवर्तक जॉन क्रो रैनसम का झुकाव यूं ही मैथ्यू आर्नल्ड की ओर नहीं है, क्योंकि उन्होंने ही तो कविता पर बल दिया है। उन्होंने ही तो कहा था कि धर्म का स्थान कौन ले सकता है? कविता ही ले सकती है। किसने कहा है ये? मैथ्यू आर्नल्ड ने। यहाँ पर ये ध्यान में रखें, इनकी रचना कौन सी है? कल्चर एंड अनार्की। उनके गहरे ऐतिहासिक सांस्कृतिक कारण है।
इन्हीं कारणों को तार्किक ढंग से F.R. लीविस अपनी पुस्तक मास सिविलाइजेशन एंड माइनॉरिटी कल्चर में प्रस्तुत करते हैं कि कैसे यूरोपीय संस्कृति या संस्कृति का पतन और यांत्रिक मानव के विवेक का क्षरण हुआ है। यानी मानव कैसा हो गया है, यंत्रवत हो गया है और उसमें जो विवेक का भाव था वो समाप्त हो रहा है। इस अंधे युग में यदि थोड़ी सी रोशनी की किसी से या कहीं से उम्मीद की जा सकती है तो थोड़े से विवेक वयस्क चिंतकों, बौद्धिकों, रचनाकारों से ही की जा सकती है। नए समीक्षकों को इस बात का श्रेय देना पड़ेगा कि अपनी बहुत सी कमजोरियों के बावजूद इन सभी ने इस अंधेरे में अपनी बौद्धिक मशाल जलाकर एक महत्वपूर्ण दायित्व के निर्वाह का प्रयत्न किया है। यानी ये वो युग है, ये वो समय है जब चारों ओर कैसा वातावरण है, अंधकार में वातावरण है, यानी निराशा से युक्त समाज है। ऐसे में मशाल जलाने का काम किसने किया है? जो इस समय के नए समीक्षक हैं, उन्होंने वो विचारों की मशाल जलाने का काम किया है या दायित्व निभाया है। नए समीक्षकों ने अपने दायित्व को समझकर ही रोमानी प्रवृत्तियों के विरोध का बीड़ा उठाया और विक्टोरियन युग के साहित्य की नैतिक मर्यादावादी दृष्टि के ऊपर से पड़ी भ्रम की जो चादर है उसे उठाने का काम किया। मार्क्सवादी यथार्थवादी चिंतकों के प्रचारवाद के झूठ को समझते हुए इस विचारधारा का विरोध किया और फ्रायड के अवचेतन सिद्धांतों के मनोरोगी मानव की अपेक्षा कर नए समीक्षक आगे बढ़े। यानी इन्होंने उस समय की जो विचारधाराएं थी उनसे समाज को अलग थलग करके आगे बढ़ाने का काम किया। नए समीक्षकों ने परंपरा का पुनर्मूल्यांकन किया और साहित्य पर पुनर्विचार के लिए कदम भी उठाया। रूसो के चिंतन पर प्रश्न चिन्ह लगाते हुए बेविट और ह्यूम ने 19वीं शताब्दी के जीर्ण शीर्ण सोच से मुक्ति पाने की जोरदार पहल की। यानी जो जर्जर हो चुकी सोच थी उससे समाज को मुक्त कराने के लिए बेविट और ह्यूम ने सबसे पहले प्रयास प्रारंभ किया। नए समीक्षकों ने यह प्रयास किया कि सांस्कृतिक परंपरा को नए ढंग से पुनः परिभाषित और जीवित किया जा सकता है। नई समीक्षा की प्रमुख प्रवृत्तियां इसी सत्य को साक्षात्कार कराती है। 20वीं शताब्दी में ज्ञान विज्ञान का नए ढंग से विस्फोट और ज्ञान के अनेक अनुशासनों के उदय के इस पूरे परिवेश ने कलाकृति की प्रकृति पर गहरा प्रभाव डाला। क्यों? क्योंकि समय कौन सा था? ज्ञान विज्ञान का समय था, तो सोचने का ढंग भी कैसा था? नया था, ज्ञान पर आधारित था। तो इसी के कारण क्योंकि अनुशासन यानी अनेक प्रकार के नए नियम आए और इसी परिवेश ने कलाकृति की प्रकृति पर यानी जो रचनाकार था उसकी रचना पर गहरा प्रभाव डाला। नए ज्ञान विज्ञान की अनेक नई शाखाओं से नए समीक्षकों को नई अंतर्दृष्टि मिली। फलतः समीक्षा में विद्वता का नया अर्थ संदर्भ भी जुड़ गया। यानी ज्ञान विज्ञान और सोचने का जो तरीका है उसमें परिवर्तन आया। अब अगर देखें कि यहाँ पर प्रमुख समीक्षक कौन कौन थे जिन्होंने इस क्षेत्र में अपना विशेष योगदान दिया, उसके बारे में अगर बात करें तो 20वीं शताब्दी के चौथे 5वें दशकों में एलियट से परंपरा की दृष्टि और रिचर्ड से कृति के पाठ विश्लेषण की गंभीर अध्यापन दृष्टि लेकर इंग्लैंड और अमेरिका में जो महत्वपूर्ण नए समीक्षक उभरे, यानी जड़ें किससे जोड़ी उन्होंने? एलियट और रिचर्ड से जोड़ी, लेकिन विचार किसके थे? नए समीक्षक के। उनमें जॉन क्रो रैनसम, F.R. लीविस, केनेथ फर्क, एलन टेट, इवोर विंटर्स, R.P. ब्लैकमर, रॉबर्ट पेन वारेन, क्लिंट बुक्स और विलियम एम्पसन के नाम महत्वपूर्ण है। सबसे पहले यहाँ जॉन क्रो रैनसम की अगर बात करें तो इनका समय काल 1888 से 1974 तक माना गया है। नई समीक्षा के सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यक्तित्व हैं ये। अमेरिकावासी जॉन क्रो रैनसम। नई समीक्षा का नामकरण इनकी पुस्तक न्यू क्रिटिसिज्म, जिसका प्रकाशन वर्ष क्या है 1941 के शीर्षक की स्वीकृति से ही इस समय काल का नामकरण हुआ नई समीक्षा। 1922 में इन्होंने नई समीक्षा की प्रवृत्तियों को उजागर करने वाली पत्रिका जिसका नाम क्या है दी फ्यूजिटिव का संपादन एलन टेट के साथ मिलकर इन्होंने किया। नई समीक्षा के क्षेत्र में अविस्मरणीय पत्रिका
कैनियन रिव्यू है। समय काल क्या है इसका? 1939 ईस्वी। इसका संपादन भी रैनसम ने लंबे समय तक किया। आलोचना जगत में रैनसम की 3 कृतियां बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है, बहुत ज्यादा चर्चित है। पहली क्या है? द वर्ड्स बॉडी, द न्यू क्रिटिसिज्म तथा द कैनियन क्रिटिक्स। ये इनका समय काल दे रखा है 1938, 1941 और 1951। उन्होंने देखा था कि ज्यादातर कवि अपनी रचना की स्वयं समीक्षा लिख देते हैं और इससे कृति के साथ न्याय नहीं हो पाता, यानी जो रचना है उसके साथ न्याय नहीं हो पाता। जबकि ये बात दूसरी है कि अन्य कवियों की कविताओं की सबसे अच्छी समीक्षाएं भी कवियों ने ही की होती है। तो सबसे पहला नाम यहाँ जॉन क्रो रैनसम है, जो आपको ध्यान में रखना है। रैनसम का आधारभूत सिद्धांत है शब्द विधान या रूपात्मक विश्लेषण। इसको इन्होंने महत्व दिया है। वे शब्द विधान और अर्थ विधान यानी स्ट्रक्चर के सहभाव संबंध से ही कविता का जन्म मानते हैं, यानी शब्दों की जो रचना है और उसमें जो अर्थ विवेचन है, दोनों का समन्वय ही एक सुंदर कविता को जन्म देते हैं। किंतु अर्थ विधान को सहायक और शब्द विधान को प्रधान मानकर ही कविता के विश्लेषण में प्रवृत्त होते हैं। यानी इन्होंने किसको प्रधान, दोनों में से किसको प्रधान माना है? तो इन्होंने शब्द विधान को प्रधान माना है और अर्थ विधान को उसका सहायक स्वीकार किया है। दूसरे कौन है? दूसरे समीक्षक हैं F.R. लीविस। समय काल है 1895 से 1978 ईस्वी। फ्रैंक रेमंड लीविस का जन्म कहाँ पर हुआ? इंग्लैंड में हुआ। सांस्कृतिक दृष्टि और विद्रोही स्वभाव के कारण बहुत से विद्वान इन्हें नई समीक्षा आंदोलन में रखने पर आपत्ति भी करते हैं, किंतु कृति के गहन विश्लेषण में आस्था के साथ प्रवृत्त होने के कारण इन्हें इस प्रवृत्ति में जगह भी दी गई है। किसमें? समीक्षक के रूप में। 1932 में लीविस ने L.C. नाइट्स के सहयोग से आलोचनात्मक पत्रिका, नाम क्या है? स्क्रूटिनी, का प्रकाशन और संपादन भी किया। विशेष बात यह है कि नए समीक्षकों के बीच लीविस की आलोचनात्मक कृतियां बहुत ही ज्यादा सम्मानित भी रही हैं। इनमें से कुछ के अगर नाम की बात करें तो कुछ नाम यहाँ पर हैं: मास सिविलाइजेशन एंड माइनॉरिटी कल्चर, न्यू वियरिंग्स इन इंग्लिश पोइट्री एंड स्टडी ऑफ ए contemporary situation, for continuity, revaluation, tradition and development in English poetry, education and the university, and sketch for an English school, the great tradition, the common pursuit, English literature in our times and the university, तथा thoughts, words and creativity, arts and thought in Lawrence आदि इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। इनकी पाठालोचना पद्धति पर एलियट और रिचर्ड्स का गहरा प्रभाव है, यानी जो पाठ की आलोचना का तरीका है इनका, उस पर प्रभाव किसका है? एलियट का और रिचर्ड्स का प्रभाव है। वैल्यूएशन में लीविस ने एलियट की भांति उस सांस्कृतिक परंपरा को स्थापित किया है जिसका आरंभ कब हुआ? 17वीं शताब्दी में होता है। लीविस ने साफ कहा है कि कवि जीवित ही परंपरा में रहते हैं और परंपरा उनमें जीवित रहती है, यानी दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। कवि परंपरा से और परंपरा किससे? कवि से। अगला महत्वपूर्ण नाम क्या है? समीक्षक कौन है? ये केनेथ वर्क है। 1897 जो इनका समय काल है 97। केनेथ वर्क नई समीक्षा में अपनी विशिष्ट आलोचनात्मक कृतियों के लिए प्रसिद्ध रहे हैं। उनकी प्रमुख कृतियों में काउंटर स्टेटमेंट, समय काल 1931, परमानेंस एंड चेंज इन एनाटॉमी ऑफ पर्पस तथा द फिलोसफी ऑफ लिटरेरी फॉर स्टडीज इन सिंबॉलिक एक्शन, ए ग्रामर ऑफ मोटिक्स, लैंग्वेजेस, सिंबॉलिक एक्शन, एसेज ऑन लाइफ, लिटरेचर एंड मेथड आदि। नई समीक्षा में इन पुस्तकों के अतिरिक्त उनकी एक अन्य पुस्तक जिसका नाम क्या है? एटीट्यूड्स टुवर्ड्स हिस्ट्री, बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध रही है। ये आप महत्वपूर्ण नाम है, जरूर ध्यान में रखें। काउंटर स्टेटमेंट के निबंधों में वर्क ने जिस आलोचना दृष्टि की स्थापना की, आगे चलकर काव्य विश्लेषण की पद्धति में भी उसका विकास हुआ है। इसी कृति में वर्क ने रूप तत्व पर गहन चिंतन प्रस्तुत किया तथा अपने प्रसिद्ध सिद्धांत, कौन सा सिद्धांत था? प्रतीक व्यापार,
ये आप ध्यान में रखें कि वर्क ने कौन सा सिद्धांत दिया, प्रतीक व्यापार यानी सिंबॉलिक एक्शन की नींव डाली। उनके मत से प्रतीक अनुभूति व्यापार पर शाब्दिक प्रतिरूप है, यानी अनुभूति व्यापार यानी जो अनुभव करने की जो प्रक्रिया है उसका शाब्दिक प्रतिरूप है। उनकी पूरी आलोचना दृष्टि का आधार यह है कि कविता एक प्रतीक व्यापार है तथा कविता पर इसी रूप में कविता पर विचार होना चाहिए, यानी प्रतीक के रूप में ही कविता एक प्रतीकात्मक रूप है और उस पर इसी रूप में विचार होना चाहिए। वर्क की रुचि सिर्फ कविता में है, वे कवि के विषय में कुछ भी जानना नहीं चाहते। कविता के पदान्वय यानी पैराफ्रेज के माध्यम से काव्यार्थ संभव है। ये मानते हैं कि कविता का जो पैराफ्रेज है यानी उसके जो अलग अलग अंग है उसके माध्यम से ही काव्य का अर्थ संभव है। वर्क के साथ कठिनाई ये है कि वे मार्क्सवाद, फ्रायडवाद, भाषा शास्त्र का समाहार कर कविता के विवेचन को उलझा देते, यानी इन तीनों विचारधाराओं से वो प्रभावित है और तीनों को शामिल करके वो कविता को और ज्यादा कठिन बना देते हैं, यानी उस पर जब विचार करते हैं तो उलझे हुए विचार सामने आते हैं। अगले जो विचारक है वो कौन है? समीक्षक एलन टेट है। 1899 से लेकर 1979 ईस्वी इनका समयकाल रहा है। रैनसम के प्रतिभाशाली शिष्य हैं ये एलन टेट। कवि आलोचक के रूप में भी ये काफी प्रसिद्ध रहे हैं। अपने समय में ज्यादातर महत्वपूर्ण पत्रिकाओं के संपादन से वे जुड़े रहे, जैसे फ्यूजिटिव, हाउस एंड हॉर्न, कैनियन रिव्यू तथा सिवानी रिव्यू। उनके महत्वपूर्ण ग्रंथ है रिएक्शनरी एसेज ऑन पोइट्री एंड आइडियाज, रीजन इन मैडनेस, critical essay, invitation to learning, on the limits of poetry, selected essays, the translation of poetry आदि इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। एलन टेट ने श्रेष्ठ काव्य का प्रतिमान तनाव यानी टेंशन को माना। एक्सटेंशन बाहरी तनाव और इंटेंशन यानी भीतरी तनाव। बाहरी तनाव का अर्थ है कि कविता की गति और तर्क संगति तथा भीतरी तनाव का अर्थ है कि कविता में जो भाव विचार हैं और उनका उक्ति मूलक विकास, यानी उन कविता के जो भावों का विकास है वो किससे होता है? भीतरी तनाव से। टेट पर टी.एस. एलियट का प्रभाव है। देखिए ये महत्वपूर्ण बातें हैं, आप इनको जरूर ध्यान में रखें, कई बार छोटे प्रश्नों में भी पूछ लिया जाता है। टी.एस. एलियट का प्रभाव इन पर है, वे विचार और बिंब के सामंजस्य को मानते हैं और मिल्टन के पैराडाइज लास्ट की इस दृष्टि से भी सराहना करते हैं। परंपरा निर्व्यक्तिकता को एलियटीय संदर्भ में ग्रहण करते हैं, यानी परंपरा और निर्व्यक्तिकता को वो एलियट के विचारों से प्रभावित होकर ही देखते हैं और कृति को एक अखंड इकाई मानकर उसके मूल्यांकन के पक्षधर है, यानी कृति के खंड खंड रूप का मूल्यांकन नहीं करना चाहते बल्कि उसको एक संपूर्ण अखंड इकाई वो मानते हैं। अगले जो समीक्षक है वो कौन है? इवोर विंटर्स। समयकाल 1900 से लेकर 1968 इनका समयकाल है। अमेरिका के इस प्रतिष्ठित आलोचक ने कविता के सूक्ष्म पाठ विश्लेषण पर बल देने के साथ ही नैतिकतावादी दृष्टिकोण को भी अपनाया है। इसीलिए रैनसम इनकी नैतिकतावादी दृष्टि का विरोध करते हैं, यानी इवोर विंटर्स की नैतिकतावादी दृष्टि का विरोध किसने किया? तो वो रैनसम ने किया, पर कविता के पाठ विश्लेषण के लिए इनकी सराहना भी करते हैं। मूलतः इनकी समीक्षा पद्धति कविता के संगठनात्मक गुणों के सौंदर्य से साक्षात्कार कराती है, यानी जो कविता के संगठनात्मक यानी पूर्णतः जो संपूर्णता में जो उसके गुण हैं उनकी सुंदरता से सामना करवाती है, साक्षात्कार करवाती है। इनके कार्य के इस महत्व के कारण ही इन्हें नई समीक्षा का पैगंबर तक कहा गया है। बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान में रखें कि नई समीक्षा का पैगंबर किसको कहा गया है? तो इवोर विंटर्स को कहा गया है। इन्होंने अमेरिकन प्रयोगात्मक कविता का अध्ययन किया। इनकी प्रथम आलोचनात्मक कृति कौन सी है? प्रिमिटिविज्म एंड डिकेडेंस, ये इनकी पहली आलोचनात्मक कृति है, नाम से प्रकाशित हुई तथा 1943 में दी अनाटोमी और नॉनसेंस लिखकर इन्होंने रोमानी आलोचना को मटियामेट कर दिया। इनकी पुस्तक इन डिफेंस ऑफ रीजन का प्रकाशन बहुत चर्चित हुआ। दी फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म, प्रॉब्लम्स एंड एक्सरसाइजेस तथा ऑन मॉडर्न पोइट्स, फॉर्म्स ऑफ डिस्कवरी
critical and historical essays on the forms of the short poem in English। आदि कृतियों में काव्य और नैतिकता पर अनेक पक्षों पर उन्होंने विचार किया है। तो यहाँ पर महत्वपूर्ण बात हमने क्या जानी कि जो इवोर विंटर्स हैं उन्होंने नैतिकवादी दृष्टिकोण को अपनाया, सूक्ष्म पाठ विश्लेषण पर बल दिया, लेकिन जो रैनसम है उन्होंने इनकी नैतिकतावादी दृष्टि का विरोध किया, लेकिन जो पाठ विश्लेषण है उसकी सराहना भी की। यानी इन्होंने दो दृष्टिकोणों से काव्य को देखा और इनके इसी दृष्टिकोण के कारण इन्हें नई समीक्षा का पैगंबर भी कहा गया है। रिचर्ड स्पॉमर ब्लैकमर का समयकाल 1904 से 1965 है। नई समीक्षा पद्धति के विशिष्ट सिद्धांतों का प्रयोग करने वाले नई समीक्षकों में ब्लैकमर प्रसिद्ध रहे। कलाकृति में विचार, कल्पना, बिंब के संबंधों पर इन्होंने अपनी समीक्षात्मक कृतियों में विचार किया है। इस कवि समीक्षक की प्रमुख कृतियों की अगर बात करें तो कौन सी है? द एक्सपेंस ऑफ ग्रेटनेस, लैंग्वेज एज डेस्वर एसेज इन पोइट्री, द डबल एजेंट एसेज इन क्राफ्ट एंड एजुसिडेशन आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। इन्होंने डबल एजेंट में कविता के पाठ विश्लेषण यानी रचना विधान और संगति पर गंभीरता से विचार किया। लैंग्वेज एज जेस्वर में भाषा पर सूक्ष्म गहन अध्ययन प्रस्तुत किया है। उनके इसी भाषिक विश्लेषण से उनके भंगिमा सिद्धांत का जन्म हुआ। रिचर्ड स्पॉमर ब्लैकमर का प्रमुख सिद्धांत क्या है? भंगिमा सिद्धांत है। उनके अनुसार कविता को एक अखंड तर्क संगत रचना विधान से मुक्त कर एक ऐसी इकाई होना चाहिए कि उसके सभी घटक मिलकर एक जान पड़े। विशेष बात यह है कि इन्होंने कलाकृति को साहित्यिक मापदंडों के साथ साहित्येतर यानी साहित्य से परे के मापदंडों में भी परखने पर जोर दिया है। तो ये बात आपको यहाँ महत्वपूर्ण रूप से ध्यान में रखनी है। अगले जो हमारे समीक्षक है वो कौन है? रॉबर्ट पेन वारेन है। इनकी अगर बात करें तो क्लिंट ब्रूक्स के सहयोगी इस अमेरिकी समीक्षक ने नई समीक्षा पद्धति को नया मोड़ दिया। ये ब्रूक्स के साथ सदर्न रिव्यू पत्रिका में रहे तथा कैनियन रिव्यू के परामर्शदाता संपादक भी रहे। ब्रूक्स के साथ 3 आलोचना पुस्तकों का लेखन इन्होंने किया। अंडरस्टैंडिंग पोइट्री, दूसरी है एन अप्रोच टू लिटरेचर, तीसरी है अंडरस्टैंडिंग फिक्शन। इनके आलोचनात्मक लेखों का संग्रह है सिलेक्टेड एसेज नाम से आया है। इसी में प्योर एंड इम्प्योर पोइट्री शीर्षक प्रसिद्ध निबंध को भी स्थान मिला। इनकी दो प्रसिद्ध आलोचनात्मक जो पुस्तकें हैं उसमें ए प्ली इन मिटिगेशन मॉडर्न पोइट्री एंड द एंड ऑफ एन एरा, दूसरा क्या है? डेमोक्रेसी एंड पोइट्री। इनकी शुद्ध काव्य विषयक धारणा पर मलारमे रेम्बू वादलेयर का प्रभाव है, पर कहने का ढंग इनका नया है। यानी प्रभाव तो किसका है? प्रभाव तो इन पर मलारमे और रेम्बू वादलेयर का प्रभाव है, लेकिन इनका अपना एक नया तरीका है, एक नया ढंग है कि कविता को शुद्ध होना चाहिए। कविता में ऐसी कोई मानव अनुभूति नहीं है जो वर्जित हो, यानी उसको रोका जा सके। कोई ऐसी मानवीय अनुभूति कविता में नहीं होनी चाहिए। अगला नाम है वो है किसका? क्लिंट ब्रूक्स का। बहुत समय तक ब्रूक्स जो है वो नए समीक्षक कहलाने से बचते रहे, किंतु विचित्र संयोग ये घटित हुआ कि इनके भीतर की नई समीक्षा का आलोचनात्मक मुहावरा पूरी शक्ति से फूट पड़ा। रेने वेलेक ने कॉन्सेप्ट ऑफ क्रिटिसिज्म शीर्षक पुस्तकों में पूरी बहस उठाने के बाद कहा है कि अमेरिका के आलोचकों में ब्रूक्स ही सच्चे अर्थों में रूपवादी समीक्षक है। ये किसने कहा है? रेने वेलेक ने कहा है। नई समीक्षा की महत्व महिमा स्थापित करने में बुक्स का साथ किसने दिया? रॉबर्ट पेन वारेन ने दिया तथा 3 पुस्तकें साथ साथ लिखी। इन तीनों में अंडरस्टैंडिंग पोइट्री नई समीक्षा का व्यवहारिक रूप प्रस्तुत करती है। इसे नई समीक्षा के क्षेत्र में कविता का अध्ययन करने वाली सर्वश्रेष्ठ नियम व्यवहार पुस्तक माना जा सकता है। ब्रूक्स ने द वेल रॉट अर्न्ड नामक अपनी पुस्तक में कविता के अध्ययन में पदान्वय का तीव्र विरोध किया। मॉडर्न पोइट्री
एंड ट्रेडिशन पुस्तक में उन्होंने रूपक और विदग्धता पर विचार करने के बाद मेटाफिजिकल और सिंबोलिस्टिक कवियों पर विचार किया, पर बार बार इस बात पर जोर दिया कि संवेद्य तत्व और रूप तत्व का विभाजन कविता में स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि कविता एक अखंड इकाई है। यानी इन्होंने भी भाव तत्व और रूप तत्व जो हैं उनमें, यानी अर्थ तत्व और रूप तत्व है उसको क्या माना है, अखंड इकाई माना है। तो उनको अलग अलग करके नहीं देखा जाना चाहिए। इनके सहयोगी के रूप में रेने वेले महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अगले यहाँ समीक्षक कौन है, विलियम एम्पसन। समय काल 1906 है। आई.ए. रिचर्ड्स के मेधावी शिष्य हैं ये। इन्होंने कविता के शाब्दिक विश्लेषण को एक नई व्यवस्था प्रदान की। वे काव्य में एम्बिगुइटी यानी अनेकार्थकता के चतुर विश्लेषक हैं। रिचर्ड्स तथा जे ब्रोनस्की के साथ मिलकर एम्पसन ने एक्सपेरिमेंट का संपादन किया, जिसका समय काल 1928-29 रहा। उनके महत्वपूर्ण आलोचनात्मक पुस्तक है 7 टाइप्स ऑफ एबिग्विटी, ए स्टडी ऑफ इट्स इफेक्ट्स ऑन इंग्लिश वर्स। अगली कौन है, सम मैसेज ऑफ पेस्टोरल, द स्ट्रक्चर ऑफ कॉम्प्लेक्स वर्स, द मिल्टन्स गार्ड। इनमें लोकप्रियता की दृष्टि से 7 टाइप्स ऑफ एबिग्विटी का नाम अविस्मरणीय है। यानी इनकी महत्वपूर्ण रचना कौन सी है, 7 टाइप्स ऑफ एबिग्विटी। ये नाम आप जरूर ध्यान में रखें। उनके अनेकार्थकता के सिद्धांत को यही पुस्तक शाब्दिक विश्लेषण की कला से सामने लाती है। अनेकार्थकता के वे 7 भेद करते हैं और ये पूरे आग्रह कविता के शाब्दिक विश्लेषण पर ही टिका हुआ है। यानी 7 भेदों में इनको विभक्त किया है और शाब्दिक विश्लेषण पर ही अपनी पूरी जो कविता के प्रति उनके विचार हैं वो इस पर टिके हुए हैं। तो आज हमने जाना कि नई समीक्षा में किन किन महत्वपूर्ण समीक्षकों ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है, जिससे कि इस विचारधारा को प्रबल तरीके से लागू किया गया या साहित्य में इसे महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त हुआ। तो उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपके लिए उपयोगी होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह चैनल से जुड़े रहें।